हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इसमें क्या है, हम लोग सीरीज़ वाइज चल रहे हैं और अभी तक हमने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ तक कर लिया था। ठीक है। और सॉरी, जो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, वो किया था। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो होम रूल लीग, मतलब 1916 के आसपास जितने भी वो हुए थे, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए, ये देखिए क्या हुआ था। पहले हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे हमें पता है कि, कब हुई थी, 1914 टू 1919 में हुई थी। तो उसमें जो नेशनलिस्ट का और उनका रिस्पॉन्स क्या था, ये एग्जाम में एज इट इज़ आ जाता है। पहले तो जो ब्रिटेन की, जो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या किसके बीच में हुई थी, ब्रिटेन, जिनमें थे फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली, जापान, अगेंस्ट किसके थे, जर्मनी के, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। इसमें क्या किया था, मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया था। उन्हें लगता था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि तिलक थे, जो कि रिलीज हो गए थे जून 1914 में, उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही थी। और उन्हें 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 ये लगता था, एक्सट्रीमिस्ट को, कि ब्रिटेन वुड रिपे इंडियाज लॉयल्टी इन फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जबकि जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए हमें। इसलिए रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ हुई थी उस टाइम पे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं हम। तो आइए, ये अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, होम रूल लीग। होम रूल लीग में हमें पता है किसने सेटअप की थी होम रूल लीग, बाय तिलक और एनी बेसेंट। जिसके लीडर्स थे तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खारपड़े, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बप्टिस्टा एंड मोहम्मद अली जिन्ना गॉट टुगेदर। और उन्होंने क्या किया, डिमांड किया सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। फैक्टर्स क्या थे, कि होम रूल लीग की डिमांड हुई। तो क्या हुआ था कि कुछ सेक्शन था नेशनलिस्ट का, उसे ये लगा कि पॉपुलर प्रेशर रिक्वायर होना चाहिए गवर्नमेंट में। और मॉडरेट्स जो थे वो डिसयूलिनिस्ट थे विद द मॉडले मिंटो रिफॉर्म। बर्डन था वॉर टाइम का, टैक्स हाई हो गए थे, प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे चीज़ों के। और इस वॉर ने क्या किया था, ऑल्सो एक्सपोज कर दिया था मिथ ऑफ वाइट सुपरियोरिटी। तिलक के बारे में पढ़े तो तिलक वांट लाइक आयरिश होम रूलर होम रूलर रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ओवरथ्रो नहीं था गवर्नमेंट करने का, बट इट इज़ अ एक्ट ऑफ वायलेंस रिटार्ड फेज ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्रेस। और इनके टाइम पे जब तिलक ने होम रूल लीग स्टैब्लिश की थी, तो कौन थे, वायसरॉय लॉर्ड रेडिंग थे। ठीक है। और इन्होंने सेटअप की थी अप्रैल 1916 में होम रूल लीग। और जो फर्स्ट होम रूलिंग मीटिंग हुई थी वो बेलगाम में हुई थी। पूना इसका हेडक्वार्टर था। एंड इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द महाराष्ट्र, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, कर्नाटक। एंड कर्नाटक में थी सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, 6 ब्रांचेस थी। और ये एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि क्या डिमांड किया था। तो स्वराज किया था, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देखिए यहाँ पे, एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। सेकंड है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भी डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट। और एनी बेसेंट ने दो न्यूज़पेपर भी किए थे रिलीज, जिनका नाम था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। एग्जाम में एज इट इज आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। बट इनके टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे, कैम्सफोर्ड थे, क्योंकि इन्होंने सितंबर 1916 में किया था और तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में। और इन्होंने कहाँ सेटअप की थी होम रूलिंग, मद्रास में। एंड शी कवर्स रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड बॉम्बे, जो कि तिलक नहीं कर पाए थे। 200 ब्रांचेस थी, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस थी। इट इज़ लूजली ऑर्गेनाइज एज कम्पेयर टू तिलक लीग। और ये एग्जाम में आ जाता है कि इनकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। एंड मेन वर्कर कौन थे, अरुंडेल, वी डब्ल्यू वाडिया एंड सीपी रामास्वामी। बाद में होम रूल लीग को ज्वाइन कर लिया गया था नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू बोथ, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एंड लाला लाजपत राय। सम ऑफ लीडर हेड ऑफ लोकल ब्रांच ऑफ एनी, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना लेड क्या, बॉम्बे डिवीजन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये क्या था कि ये ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था होम रूल लीग का, क्योंकि एंग्लो इंडियंस मोस्टली मुस्लिम्स, नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउथ नॉट ज्वाइन, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो होम रूल है
वो किस लिए है? हिंदू मेजॉरिटी के लिए है। होम रूल जो था वो फेल हो गया था, होम रूल लीग बाय 1919। उनके रीजंस क्या थे? एक तो लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनल राइट्स होने लगे थे ड्यूरिंग 1917 to 1918, moderates who joined Congress after Annie Besant arrest pacified by talk of passive resistance by extremists kept the moderate away from activity from September 19 onward. Montague reforms changed nationalist mind. तिलक जो थे वो अब्रॉड चले गए थे सितंबर 1918 में। क्यों? क्योंकि वो केस हो गया था अगेंस्ट वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। अच्छा, वैलेंटाइन चिरोल ने क्या कौन सी बुक लिखी थी? इंडियन अनरेस्ट लिखी थी। और उन्होंने उसमें बताया कि तिलक एज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिटेशन पॉलिटिक्स दैट हैड डेवलप्ड इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है एग्जाम में यूपीएससी में भी एज इट इज पूछ लिया गया है कि 1920 में जब गांधी जी प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया होम रूल लीग के। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही है कि गांधी जी कब बने प्रेसिडेंट, या 1920 में कौन था प्रेसिडेंट ऑल इंडिया होम रूल लीग का। तब उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्वराज्य सभा का नाम दे दिया और ज्वाइन कर दिया किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। अच्छा, पॉजिटिव गेन किया हुए होम रूल लीग में। Home rule marked transition between the deliberative and rather inactive nature of Congress till then, shifted emphasis from the educated elite to the masses, create organization link between town and the country, create generation of ardent nationalism, prepare masses for politics of Gandhian style. August 1917 declaration of Montague and Montfort reform were influenced by the HRL efforts of Annie and Tilak, that is reunion of extremist and moderate हो गया था during the Lucknow Pact 1916, लखनऊ सेशन के टाइम पे, and lent new dimension and sense of urgency to national movement. अच्छा, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था? कि स्टूडेंट प्रोहिबिटेड फ्रॉम द अटेंडिंग पब्लिक मीटिंग। इसके उसमें क्या हुआ था? प्रोटेस्ट में सर सुब्रमण्य अय्यर ने रिनाउंस कर दिया था अपना नाइटहुड, जबकि तिलक ने एडवोकेट करा था प्रोग्रेस ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। मोन्टेग ने कहा था, एनी के लिए कहा था, एनी बेसेंट के लिए। ये एग्जाम में एज इट इज आ सकता है कि किसने किसके बारे में कहा था कि शिवा कट हिज वाइफ इन 55 पीसेस ओनली टू डिस्कवर ही हैड 52 वाइफ्स। अब बात करते हैं लखनऊ सेशन की। 1916 में हुआ था आईएनसी का, ठीक है, जो कि किसका एफर्ट था? तिलक और एनी बेसेंट का एफर्ट था। और इसका एक मेन रीज़न ये भी था, सूरत स्प्लिट के बाद जो ये लखनऊ सेक्शन हुआ था उसमें दोनों साथ में आए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। क्योंकि जो टू मॉडरेट्स थे ना उनकी डेथ हो गई थी, गोखले एंड फिरोज शाह में था, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते होंगे उस टाइम मॉडरेट्स के ग्रुप में। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि जो लीग ने बोला था, मुस्लिम लीग ने प्रेजेंट जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड विद कांग्रेस, ठीक है, और कांग्रेस ने बोला था कि ठीक है हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड देंगे। मुस्लिम्स ग्रांटेड फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर एट ऑल इंडिया एंड प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की बात मानी थी। जॉइंट डिमांड क्या थी दोनों की? कि गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट वुड कन्फर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन इंडियंस, representative assemblies at central as well as provincial level further expanded. Terms of legislative councils should be 5 years. Salaries of Secretary of State for India paid by British Treasury, and half the members of Viceroy and provincial governors executive council should be Indians. लखनऊ पैक्ट की जो डिमांड थी वो जस्ट एक्सपेंडेड वर्जन थी किसकी? मॉडलिमिंटो रिफॉर्म्स की। Congress and leagues came together as separate political entities by acceptance of separate electorate. It is a major landmark in evolution of two-nation theory by the Muslim leagues. Leaders of two groups came together but two communities not, ये बोला गया था। अच्छा, एक रीजन था कि why the change in Muslim League attitude to sign this pact, लखनऊ पैक्ट को साइन करने के लिए। तो एक तो रीजन था, देखिए ब्रिटेन ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो टर्की की हेल्प करेगा, जो कि रूल करी जा रही थी खलीफा के द्वारा।
who claimed religious political leadership of all Muslims in war with Balkan and with Italy, annulment of partition of Bengal 1911, refusal of British government to set up university at Aligarh, and young Muslim infuriated by government repression during First World War. और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलाना आज़ाद ने कौन सा न्यूज़पेपर डेली किया था, अलीलाल, और मोहम्मद अली ने क्या, कॉमरेड, एज इट इज पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है मॉन्टेग स्टेटमेंट ऑफ 20 अगस्त 1917 डिक्लेयर हुआ, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग के। उन्होंने डिमांड बाय नेशनलिस्ट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल नॉट टर्म एज सेडिशियस। उन्होंने बोला कि अगर कोई नेशनलिस्ट सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल की डिमांड कर रहा है तो उसे हम सेडिशियस नहीं बोलेंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, रूलर्स वर आंसरेबल टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉट ओनली टू लंदन। British had no intention of handling power to elected legislature, एंड कॉन्सेप्ट जो था डायकी का वो यहाँ पे इवॉल्व हो गया था। इंडियंस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम गिवन, गवर्नमेंट अलोन डिसाइड नेचर एंड टाइमिंग टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये इंडियंस को ऑब्जेक्शन था मॉन्टेग स्टेटमेंट में कि कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था और गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड कर रही थी नेचर एंड टाइमिंग टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट देखिए है एक्ट आया था, एक रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में, और इसे बोला गया था गांधी जी के द्वारा ब्लैक एक्ट। और गांधी जी का ये फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट भी था इसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। तो कि रॉलेट एक्ट को अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी बोला जाता था, एंड इट इज बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन बाय द कमिटी हेडेड बाय सर सिडनी रॉलेट, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहते थे। अच्छा, इसका फीचर्स क्या थे कि एक्टिविस्ट शुड बी डिपोर्टेड और इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, even possession of seditious newspaper advocate for guilt, all elected members resigned in protest, Jinnah, Madan Mohan Malviya and Mazharul Haq, नो कोर्ट ऑफ अपील अबव स्पेशल सेल, कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं थी जो कि अ, ठीक है, एंड इट इज एक्सेप्ट एविडेंस नॉट एक्सेप्टेबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट कब हुआ था, 1872 में, यूपीपीसीएस पे बहुत बार आ चुका है। लॉ ऑफ हैबियस कॉर्पस, द बेसिस ऑफ सिविल लिबर्टी सस्पेंडेड। ऑब्जेक्ट क्या था, रिप्लेस रिप्रेसिव प्रोविजन ऑफ वॉर टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट विद परमानेंट लॉ। इसके अगेंस्ट फिर सत्याग्रह हुआ, रॉलेट सत्याग्रह जिसे बोलते हैं, जो कि गांधी जी की क्या थी, फर्स्ट मास स्ट्राइक थी, जो कि कब हुई, स्टार्ट अप्रैल 6 1919 में, और इसे विड्रॉ भी कर लिया गया था 18 अप्रैल 1919 में। रीज़न क्या था, जलियांवाला बाग, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। सत्याग्रह किस फॉर्म में हुआ था, हड़ताल हुई, फास्टिंग हुआ, प्रेयर, सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉज, कोर्टिंग, अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। चेंजेस क्या हुए इसमें कि मासेस फाउंड डायरेक्शन जिसमें वो एक्ट कर सके, पीजेंट्स, आर्टिशंस, अर्बन पुअर पार्टिसिपेशन हुआ, एंड ओरिएंटेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट टर्न टू मासेस परमानेंटली। गांधी जी ने क्या बोला था कि सेलिब्रेशन वुड कम व्हेन मासेस वर अवेकेंड एंड बिकम एक्टिव इन पॉलिटिक्स। अप्रैल 1919 में बिगेस्ट एंड मोस्ट वायलेंट एंड एंटी ब्रिटिश अपसर्ज हुआ सिंस 1857। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट माइकल और डायर ने क्या किया, एयरक्राफ्ट यूज किए थे फॉर प्रोटेस्टर्स के लिए। और इसीलिए गांधी ने क्या कहा, रॉयलेट सत्याग्रह को क्या बोला था, एक हिमालयन ब्लंडर बोला था। ब्लैक एक्ट, हिमालयन ब्लंडर बहुत पूछा जाता है, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि देखिए रॉयलेट सत्याग्रह को तो हिमालयन ब्लंडर कहा था, लेकिन रॉयलेट एक्ट जो पास हुआ था उसे ब्लैक एक्ट कहा था। अब पढ़ते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। ये देखिए अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या हुआ था कि 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन कुचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। इसी के प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग बैसाखी के फेस्टिवल पे एक जगह इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में, और इस मीटिंग में 2 रिजोल्यूशन पास हुए, वन फॉर रिपील रॉलेट एक्ट एंड कंडेमनिंग फायर ऑफ अप्रैल 10।
रवींद्रनाथ टैगोर अब उसमें आपको पता ही है क्या हुआ था जलियांवाला बाग में। माइकल और डायर ने बहुत ऑर्डर दे दिए थे और कोई वहाँ पे निकलने की जगह नहीं थी, सारी बंद कर दी थी निकलने की जगह, और बहुत से लोग मारे गए थे उसमें। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको कंडेम किया गया था। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने भी कमेटी वगैरह बनाई थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था माइकल और डायर का, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे कि किसने उन्हें मारा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके प्रोटेस्ट में रिनाउंस कर दिया था अपना नाइटहुड। अच्छा, सुब्रमण्यम अय्यर ने कब किया था, हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग होम रूल लीग अपना नाइटहुड रिनाउंस किया था। बट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कब किया था, जलियांवाला मैसेक्रे के प्रोटेस्ट में किया था। गांधी गेव अप टाइटल केसर हिंद, ठीक है, जो कि उन्हें मिला था कब मिला था। और नाइन लेकिन देखिए इसके प्रोटेस्ट में किया था उन्होंने गिव अप टाइटल, लेकिन कब किया था, इधर 1919 में नहीं 1920 में किया था। एनसीएम खिलाफत ये भी बोला जाता है। एपीजे टाइलर ने कहा कि दिस इज अ मूवमेंट व्हेन इंडियंस वर एलिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल। भगत सिंह जी की उम्र कब क्या थी उस टाइम जब जलियांवाला मैसेक्रे हुआ, 11 साल की थी। भगत सिंह ने फाउंड की भारत नौजवान सभा। मैसेक्रे was to act as symbol that would help overcome the apathy that came in wake of एनसीएम। जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था तो फिर क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने हंटर कमेटी बनाई और इसे डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी भी कहते थे, जो कि फॉर्म हुई 14 अक्टूबर 1919 में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कौन थे उस टाइम, एडविन मॉन्टेग थे। पर्पस क्या था कमेटी का, इन्वेस्टिगेट डिस्टर्बेंसेस इन बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब एंड मेजर्स टेकन टू कॉप विद दैम। 3 इंडियंस भी थे उस कमेटी में मेंबर, सर चिमनालाल सेतलवाद, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद। And it did not impose any penal or disciplinary action because dire action was were condemned by various superior. And also government passed before hunter committee proceedings indemnity act for protection of its officer। देखिए इन्होंने जो माइकल और डायर थे उनके खिलाफ कोई भी पीनल और डिसिप्लिनरी एक्शन इम्पोज नहीं किया था, क्योंकि बहुत से सुपीरियर्स जो थे वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। और एक ब्रिटिशर्स ने और भी क्या किया था, ये कमेटी फॉर्म होने से पहले ही उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया था, इंडेमनिटी एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज ऑफिसर, दैट इज द वाइट वॉशिंग बिल। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ था कि कोई भी जो एक्शन था ना वो अप्लाई नहीं हो रहा था उन पे, डायर पे। उनकी इतने क्रूअल वो था, वो फिर भी नहीं किया था कुछ भी उन लोगों ने। और इसको फिर वाइट वॉशिंग बिल को जो था वो क्रिटिसाइज किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने मैसेक्रे को मॉन्स्टर्स बोला। एच असिक्यूट ने वन ऑफ द वर्स्ट ऑटरेज इन होल ऑफ आवर हिस्ट्री बोला। लेकिन डायर जो थे हम ये नहीं बोल सकते कि उन्हें यूनिवर्सली कंडेम किया गया था, यूनिवर्स कुछ लोग सपोर्टेड भी थे। ये देखिए जो गोल्डन टेम्पल के अरूर सिंह थे, उन्हें उन्होंने क्या किया, डायर को ऑनर कर दिया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा इस पे उनके खिलाफ इश्यूज हुए। और बाद में लोगों ने इस चीज़ को वो गलत बोला, और गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट इसी का रिजल्ट था। उधम सिंह जी ने क्या किया था, इनका ओरिजिनल नेम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उन्होंने अपना नाम नॉट ओरिजिनल नेम, उन्होंने अपना नाम रख दिया था बाद में कि राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है मेरा नेम। उन्होंने असैसिनेट किया दायर को, और इस वजह से उन्हें हैंग भी कर दिया गया था 1940 में। और उनकी बाद में जो एशेस थी वो रिटर्न किए थी इंडिया को इन 1974। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और एज वी नो कि मूवी भी आई थी उधम सिंह। अब पढ़ते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखिए जो खिलाफत इशू था ना वो डायरेक्टली लिंक नहीं था, लेकिन एडवांटेजेस प्रूव हुआ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। डिफरेंट सेक्शन सिख पीजेंट आर्टिशन और क्रिटिशियंस पार्ट बने इस मूवमेंट का। 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई, जिस अली ब्रदर्स के द्वारा। शौकत अली, मोहम्मद अली थे दोनों। मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हजरत मोहानी भी मेंबर्स थे। तिलक ने अपोज किया इस अलायंस को मुस्लिम्स के साथ।
और मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सीवियर्स हुई थी टर्की के साथ। जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद अप्रूव बॉयकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट्स एंड आस्क्ड गांधी टू लीड इट। अगस्त 1920 में मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया सीडीएम को, एंड 1 अगस्त 1920 को तिलक लाजपेट उनकी डेथ हो गई थी। सितंबर 1920 को कलकत्ता सेशन हुआ आईएनसी का, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। और इसमें क्या बोला गया कि एक तो बॉयकॉट होगा गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड जस्टिस थ्रू पंचायत, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि जो सीआर दास जी थे वो फेवर में नहीं थे कि वो बॉयकॉट करें लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बट बोर टू कांग्रेस डिसिप्लिन। Boycott foreign cloth and use of khadi instead, that is practice of hand spinning should be started. Renunciation of government honors titles. Second phase include mass civil disobedience including resignation from government service, non-payment of taxes. दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन हुआ आईएनसी का, जिसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। और इस सेशन में नॉन कॉपरेशन का जो प्रोग्राम था वो एंडोर्स्ड हुआ। इम्पोर्टेंट चेंजेस मेड हुए कांग्रेस में, इंस्टेड हैविंग अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मींस एज इट गोल, नाउ क्या था? स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल अडॉप्ट करना था। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या हुए? कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेटअप हुई, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ऑर्गेनाइज हुई, वार्ड कमेटी सेटअप हुई और एंट्री फी रिड्यूस कर दी गई थी 4 अन्ना रिड्यूस टू 4 अन्ना। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि इफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली, स्वराज वुड अपसर्ड इन अ ईयर। मैनी ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट from Bengal support Congress. Muhammad Ali Jinnah, Ayani Basan, G.S. Kharpade and B.C. Pal left Congress as they believed in constitutional lawful struggle. और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने फाउंड किया था क्या? नेशनल लिबरल फेडरेशन। स्प्रेड ऑफ मूवमेंट की बात करें तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर आचार्य नारायण देव एंड सी आर दास, लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष बोस, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज कैलकाटा, जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ गुजरात एंड बिहार विद्यापीठ, ये सब इस मूवमेंट का पार्ट थे। लॉयर्स ने गिव अप कर दी थी प्रैक्टिसेस जैसे कि नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालाचार्य, सैफुद्दीन कुचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, प्रकाशन और एंड राजेंद्र प्रसाद ने। तो तिलक स्वराज फंड हुआ सेटअप और उसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे। कांग्रेस वॉलेंटियर कॉर्प्स इमर्ज्ड एज पैरेलल पुलिस। नो टैक्स मूवमेंट अगेंस्ट यूनियन बोर्ड टैक्स, मिदनापुर, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। असम स्ट्राइक इन टी प्लांटेशन अंडर जेएम गुप्ता। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है कि असम में जो स्ट्राइक हुई थी एनसीएम के टाइम पे, उस किसके अंदर हुई थी, लीडर कौन थे उसके? नवंबर 1921 में विजिट हुई प्रिंस वेल्स की इंडिया में। मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, पीजेंट, स्टूडेंट, वुमेन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, ये सब लोगों ने पार्ट किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। गांधी जी एंड अदर लीडर्स एड्रेस मुस्लिम मासेस फ्रॉम मॉस्क। गांधी जी एड्रेस मीटिंग ऑफ मुस्लिम वुमेन इन विच ही वाज ओनली मेल हु वाज नॉट ब्लाइंड फोल्डेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है, ही वाज ओनली वन मेल जिनकी आंखें बंद नहीं की गई थी, और उन्होंने एड्रेस किया था मीटिंग को। लास्ट फेज क्या था कि अहमदाबाद सेशन हुआ था 1921 में, जिसके सी प्रेसिडेंट वैसे सी आर दास जी थे, लेकिन वो जेल में थे, तो इसलिए हाकिम अजमल जी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। और इन्होंने अपॉइंट किया गांधी जी को एज सोल अथॉरिटी ऑफ द इशू। 1 फरवरी 1923 को गांधी जी ने लॉन्च किया। गांधी जी ने कहा कि वो लॉन्च करेंगे सीडीएम इफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं किया गया और प्रेस कंट्रोल रिमूव नहीं किया गया। और आपको पता है कि चौरी चौराया हुआ 1922 में यूपी में, और इसकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो विड्रॉ कर लिया गया था 5 फरवरी 1922 को। क्यों? क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि इतना वायलेंट मूवमेंट कोई हो। नेक्स्ट आता है इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज। स्वराजिस्ट पार्टी हुई थी
किसके द्वारा? सी.आर. दास के द्वारा। इन लोगों ने क्या किया था कि हमने जैसे पढ़ा कि इन्होंने लेफ्ट कर दी थी, ये नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बसंत, जी.एस. खारपाटे और बी.सी. पाल लेफ्ट कांग्रेस एज दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉफुल स्ट्रगल। स्वराजिस्ट पार्टी किसके थ्रू हुई थी? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। अजमल खान और चित्तरंजन दास, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे सी.आर. दास और चित्तरंजन दास एक ही बात है, प्रेसिडेंट थे। एंड टू बॉयकॉट, उनका मोटिव क्या था कि एंड टू बॉयकॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नेशनलिस्ट एंटर एंड एक्सपोज बेसिक वीकनेस एंड ऑब्स्टेकल्स वर्किंग। नो चेंजर्स क्या कहते थे? नो चेंजर्स जैसे कि सी राजा गोपालाचार्य, वल्लभ भाई, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी। उन्होंने अपोज किया काउंसिल एंट्री को, कि उन्होंने बोला कि कंसंट्रेशन होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव वर्क्स पे, कंटिन्यू करना चाहिए बॉयकॉट एंड नॉन कॉपरेशन। 1922 में गाया सेशन में जिनके प्रेसिडेंट कौन थे? सी आर दास थे। ठीक है। नो चेंजर्स ने फॉर्म कर ली स्वराज पार्टी। यही रीजन था क्योंकि अ, ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ का मानना था कि अपोज करना चाहिए काउंसिल एंट्रीज वगैरह को, कुछ का मानना था कि नहीं, हमें वहाँ पे जाना चाहिए और उनकी जो वर्किंग है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए। दो पार्ट में हो गए थे डिवाइड, नो चेंजर्स और स्वराजिस्ट में। गांधी जी ने फर्स्ट तो इनिशियली अपोज किया कि स्वराजिस्ट प्रपोजल ऑफ काउंसिल एंट्री, लेकिन आफ्टर 1924 में ही मूव्ड इन। बेलगाम सेशन जब 1924 में हुआ तो दोनों साइड्स के एग्रीमेंट हुए। ठीक है, नो चेंजर्स और स्वराजिस्ट में, कि स्वराजिस्ट जो थे वो वुड वर्क इन काउंसिल एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस। स्वराजिस्ट का वर्क क्या रहा लेजिस्लेटिव काउंसिल में? स्वराजिस्ट lost सपोर्ट ऑफ मैनी मुस्लिम्स एंड पार्टी डिड नॉट सपोर्ट टेनेंट्स कॉज अगेंस्ट जमींदार इन बंगाल। सी.आर. दास जी की डेथ हो गई थी 1925 में। रेस्पॉन्सिबिलिस्ट अगेन अमंग स्वराजिस्ट कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एन.सी. केलकर, जो कि सिर्फ क्या चाहते थे? हिंदू इंटरेस्ट चाहते थे। 1930 में लाहौर सेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और वो क्या था? बिगनिंग था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। क्या अचीव क्या किया है एनसीएम ने? एनसीएम ने अचीव किया कि एनसीएम ने और इन लोगों ने क्या अचीव किया था? स्वराजिस्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल, विठल भाई पटेल को इलेक्ट कर लिया गया स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1925 में। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसे अपॉइंट किया गया था, कौन से ईयर में। एंड डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल 1928। filled political vacuum, expose होलनेस ऑफ मोंटफोर्ड स्कीम। ड्रॉबैक्स क्या रहे? एक तो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, टोटली रिलायड ऑन न्यूज़पेपर। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का स्ट्रेटजी हैज लिमिटेशंस, फेल टू रेजिस्ट वर्क एंड प्रिविलेज ऑफ पावर एंड ऑफिस, फेल टू सपोर्ट पीजेंट इन बंगाल, जो कि जिसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या रहा नो चेंजर्स के द्वारा? एक तो आश्रम्स ग्रो हुए, पॉपुलराइज चरखा एंड खादी, नेशनल स्कूल ऑफ and colleges was set up where students trained in non-colonial ideological framework, work for unity and removing untouchability. Constructive work serve as backbone of civil disobedience as active organizers. Popularization of खादी हुआ अपील टास्क since it was a costlier than imported cloth। क्योंकि देखिए इसमें क्या रहा था इनका डिसएडवांटेजेस क्या था कि पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी वाज वेरी, मतलब वैसा टास्क था, क्योंकि वो कॉस्टलियर था। Campaigned about a social aspect, untouchability, no emphasis laid on economic grievances। अब पढ़ते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1919 में, उसमें प्रोविजन था कि कमीशन वुड बी अपॉइंटेड 10 years फ्रॉम डेट टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम एंड सजेस्ट न्यू स्टेप। बैकग्राउंड क्या रहा साइमन कमीशन का? Defeat of Labour Party, failure of 1919 Act, create stable imperial power had led several parliamentary report and inquiry। ली कमीशन बैठा था
ली कमीशन किस लिए था? राजस्थान फेलियर्स टू रिक्रूट एनफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, नॉट राजस्थान, इट इज राज, ब्रिटिश राज। मुरीमन कम्युनिटी क्यों थी बैठी थी? मुरीमन कमीशन, डेडलॉक विद इन डायरकिक डिस्पेंसेशंस। लिथुआ कमीशन क्यों बैठा था? बिकॉज ऑफ क्राइसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लॉर्ड ब्रिकनहैम जो कि कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने क्या कहा इंडियंस को कि इनेबिलिटी ऑफ इंडियंस टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स विच हैड सपोर्ट ऑफ वाइड सेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का इश्यू क्या था? ये था कि उसमें जितने भी मेंबर्स थे ना, सात, वो सारे वाइट थे। ऑल वाइट, 7 members. Indian Statutory Commission Chairman Sir John Simon set up by British government under Stanley Baldwin Prime Ministership on 8 November 1927. It recommended to British government whether India was ready for further constitution reforms and along what lines. उन्हें क्या क्या रिकमेंड करना था कि क्या इंडिया रेडी है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए या नहीं। कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या रहा है इस पे? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस मद्रास सेशन में जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो एम ए अंसारी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इसे हमें साइमन कमीशन को बायकॉट करना है। नेहरू जी ने पास किया रिजोल्यूशन कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज गोल ऑफ कांग्रेस है। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट एग्जाम में एडिट आता है कि हिंदू महासभा एंड मेजॉरिटी फ्रैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट दिस बायकॉट। मुस्लिम लीग में ना दो सेशंस हुए थे 1927 में। एक तो जिन्ना के दूर हुआ था कैलकाटा में, उसने बोला था कि इसे अपोज करना है। और लाहौर में जो हुआ था, जिसके जो प्रेसिडेंट रहे होंगे उस टाइम, प्रिसाइड किया होगा मोहम्मद सफी जी ने, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इन दोनों ने इन्होंने मुस्लिम लीग का कुछ पार्ट और यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन साउथ, इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। कमीशन लैंडेड इन बॉम्बे इन 3 Feb 1928। और इसके अपोज में क्या हुआ? हड़ताल हुई, स्लोगन्स हुए, साइमन गो बैक विद ब्लैक फ्लैग, न्यू जनरेशन ऑफ यूथ एंटर्ड इनटू द पॉलिटिकल एक्शन, नेहरू और सुभाष इमर्ज एज लीडर, अफसर हुए पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज, हिंदुस्तानी सेवक दल और साइमन कमीशन। ये मैंने ऐसे ही लिख रखा है। तो ये अब आगे क्या हुआ कि पुलिस ने क्या किया, इसके जब लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज किया, जवाहरलाल नेहरू एंड जीबी पंत को मारा गया लखनऊ में। और लाला लाजपत राय जी को इतना जख्मी कर दिया कि उनकी डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928 में। और लाला लाजपत राय जी ने बोला कि द ब्लो विच फेल ऑन मी टुडे आर लास्ट नेल्स ड्राइवन इनटू कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। एज इट इज एग्जाम में आता है किसने बोला था, क्यों बोला था और कौन से कमीशन के अगेंस्ट बोला था। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी? कि सबसे पहली तो ये थी कि अबॉलिशन ऑफ डायरकी and establish representative government in provinces which is given autonomy. Governor should have discretionary power in internal security and administrative power to protect different community. Number of provincial legislative council members increase हो जाने चाहिए। और rejected parliamentary responsibility as center. Government Governor General have complete power to appoint member of cabinet. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया था हाई कोर्ट पर, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोड को रिटेन करा गया था। और कोई भी नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एक्सेप्ट कर लिया था फेडरलिज्म को, बट और नॉट इन नियर फ्यूचर सजेस्ट कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया शुड एस्टेब्लिश इंक्लूड ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट। सिंध को सेपरेट कर दिया गया था बॉम्बे से, बर्मा फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट वॉज नॉट नेशनल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी शुड इंडियनाइज थ्रू ब्रिटिश फोर्स प्रेजेंट, इंडियंस गॉट फुल्ली इक्विप्ड। डॉक्टर अम्बेडकर का क्या कहना था साइमन कमीशन पे? देखिए, अपॉइंटेड बाय द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू वर्क विद कमिटी आर्ग्यूड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उन्होंने आर्ग्यू किया, अम्बेडकर जी ने, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे फॉर मेल एंड फीमेल अलाइक फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन प्रोविंस एंड दायर किया सेंटर ऑन बिहाफ ऑफ बहिष्कृत हितकांडी सभा जो कि कब फॉर्म हुई थी 1923 में। Submitted memorandum on right and safeguard he felt for depressed class. It stated that depressed class should be regarded as distinct and independent community.
पॉलिटिकल प्रोटेक्शन फॉर डिप्रेस क्लास की मांग की गई एंड रिजर्व सीट इफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटेड। ये सब बोला डॉक्टर अंबेडकर जी ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अगेंस्ट। तो ये पढ़ा हमने साइमन कमीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये स्पेक्ट्रम के और ल्यूसेंट के नोट से मिला के बने हुए एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, पूरा स्टेटमेंट उठा के रख देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप एक बार बस एक बार देख लीजिए, अगर आपने पढ़ा होगा ना आपने आप तो अच्छे से चीज़ें आ जाएंगी आपको।